नमस्कार। डिबेट सेंट्रल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं इस बात के लिए आपसे क्षमा चाहता हूं कि हम थोड़ा सा टेक्निकल कारणों से थोड़ा सा विलंब से आप तक पहुंच रहे हैं। और आज हमारे साथ बड़ी खुशी की बात है, हमारे लिए बड़े फख्र की बात है कि बीजेपी की प्रवक्ता के तौर पर डॉक्टर रश्मि अग्रवाल हमारे साथ जुड़ी हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता के तौर पर डॉक्टर शिम्पी अग्रवाल हमारे साथ जुड़ी हैं। और वरिष्ठ पत्रकार, जी हाँ, नारी शक्ति वाली भावना शुक्ला मैम हमारे साथ जुड़ी हैं। मध्य प्रदेश में नारी शक्ति वंदन को लेकर जहां एक ओर महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इस मुद्दे पर राजनीति भी तेज हो गई है। सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्षी कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। भारतीय संस्कृति में नारी को दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी के रूप में अति पूजनीय माना जाता है, लेकिन वर्तमान हालत को लेकर दोनों दल एक दूसरे पर सवाल उठा रहे हैं। हमारे साथ आ गई हैं हमारी तीनों पैनलिस्ट। हम अपनी तीनों पैनलिस्ट का यहाँ स्वागत करते हैं। मैम, मैं शकील साजिद, सीईओ डीए न्यूज़ प्लस, आपका स्वागत करता हूँ। वरिष्ठ पत्रकार भावना शुक्ला मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे साथ बैठी है भाजपा की प्रवक्ता के तौर पर डॉक्टर रश्मि अग्रवाल, मैं उनका भी बहुत हृदय से स्वागत करता हूं। और हमारे साथ कांग्रेस की पैनलिस्ट हैं, प्रवक्ता हैं डॉक्टर शिम्पी अग्रवाल। आप तीनों का स्वागत है। मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा हमारी रश्मि अग्रवाल मैम से। डॉक्टर रश्मि अग्रवाल जो बीजेपी की प्रवक्ता हैं, नारी शक्ति वंदन को लेकर बहुत सारे कार्यक्रम सरकार आयोजित कर रही हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं मैडम कि एक तरफ हम नारी को देवी मानकर पूजते हैं, इसमें किसी को कोई शक शुबहा नहीं है, लेकिन एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं मध्य प्रदेश के मामले में, मध्य प्रदेश में महिला अपराधों को लेकर ये जो आंकड़े हैं, ये डराने वाले क्यों हैं? नमस्कार। आप सभी जानते हैं कि जब से भाजपा सरकार सत्ता में आई है 2014 से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार बहनों को, माताओं को यथाउचित स्थान दिया जा रहा है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो आया है, ये एक नजीर बनेगा आगे चलकर। और सभी जानते हैं कि भाजपा सरकार ने सत्ता में आने के बाद सिर्फ एक ही मंत्र पर काम किया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ति देवता। इसी उसूल को चलकर हम काम कर रहे हैं, महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, उनको सशक्त बनाने के लिए। और रही बात अपराध बढ़ने की, तो इसके पहले जो सरकार थी वहां का आंकड़ा देखिए, वहां के सारी न्यूज निकालिए। रही बात कुछ चीजें अपवाद स्वरूप होती है तो हमारी सरकार बुलडोजर सरकार है, बहुत जल्दी एक्शन में आ जाती है, बहुत ही जल्दी एक्शन में आ जाती है। और नारियों के लिए, बेटियों के लिए, बच्चियों के लिए तो नरेंद्र मोदी जी की भाजपा सरकार, हमारे मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार, डबल तेजी गति से न्याय भी करती है और महिलाओं के लिए उतने ही सशक्तिकरण के साधन भी उपलब्ध करवा रही है। रश्मि मैम, मैं आपसे थोड़ा सा इससे थोड़ा सा मत भिन्नता है मेरी। जहां भी हम इसमें कोई भी शक नहीं है कि जहां नारी की पूजा नहीं होती है वहां देवता भी वास नहीं करते। आपने जो पढ़ा है संस्कृत में शोक, लेकिन एक शेर है, ये सोच कर के दरख्तों के साये में छांव होती है, हम बबूल के साये में आके बैठ गए। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि महिला अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एनसीआरबी भी केंद्र सरकार की ही एक संस्था है जो महिला अपराधों के बारे में प्रदेशवार आंकड़े देती है। मैं उसके बारे में पूछ रहा हूं। तो नारी हमारे लिए, तमाम नारियां हमारे लिए पूजनीय है, तो ये अपराध क्यों बढ़ रहे हैं? क्या हमारा गृह मंत्रालय, क्या हमारी सरकार इसमें विफल नजर आ रही है? संक्षिप्त में पूछ रहा हूं मैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ना हमारा गृह मंत्रालय विफल है, ना हमारी सरकार विफल है। क्योंकि आप देखेंगे 2014 में भी जो टर्न आउट हुआ था लोकसभा चुनाव में, सबसे ज्यादा वोट महिलाओं ने किए थे भाजपा को। 2019 लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा वोट महिलाओं ने किया था भाजपा को।
ये जनादेश है भारतीय जनता पार्टी के साथ बहनों का, माताओं का। इसको आप विफल नहीं कह सकते। अगर महिलाओं और बहनों को कहीं भी किसी तरह की असुरक्षा महसूस होती तो शायद हम इतने 12-14 साल से सत्ता में नहीं बैठे होते। बिल्कुल सही बोल रही हैं आप। बिल्कुल जनादेश मिला है और जनादेश का सम्मान करना चाहिए। कांग्रेस की हमारी प्रवक्ता है, मैं उस पर भी उनके पास भी आ रहा हूं, जो हमारी प्रवक्ता है शिल्पी अग्रवाल मैडम, आप सरकार की नीतियों को चुनावी स्टंट कहती हैं, जैसा कि आप मेरा मतलब आपकी पार्टी या आपके प्रवक्ता, लेकिन जिन राज्यों में आपकी सरकार रही है वहां आपने मध्य प्रदेश जैसी बड़ी योजनाएं या तो लागू की है या लागू करने में देरी क्यों की है? आदरणीय शकील जी, क्योंकि हम लोग मध्य प्रदेश शासित राज्य से आते हैं, तो हम निवेदन करेंगे कि जो बहस की मुद्दा है वो मध्य प्रदेश तक ही अगर रहे तो बेहतर है, क्योंकि यदि हम हिमाचल और कर्नाटक पर चर्चा करेंगे तो फिर हमें दिल्ली पर, महाराष्ट्र पर, राजस्थान पर, उत्तर प्रदेश पर, छत्तीसगढ़ पर भी चर्चा करनी पड़ेगी। और अगर हम बात करेंगे, जैसा आपने बहुत ही वैलिड पॉइंट उठाया है, जो महिलाओं की स्थिति है मध्य प्रदेश में वो निश्चित तौर पर चिंताजनक है। यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता कहती तो है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन जमीन के ऊपर ना इसे चरितार्थ करती हुई दिखती है, ना फलीभूत करते हुए दिखती है। और जो एनसीआरबी के डेटा की आपने बात करी, तो जो 4 शीर्षोत्तम राज्य हैं इस देश के अंदर, उन सभी जगहों पर मध्य प्रदेश, उन सभी जगहों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आदरणीय रश्मि अग्रवाल जी ने बुलडोजर की चर्चा करी, तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के सेंट्रल मार्केट में चल रहा है और बुलडोजर, और हमें बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वहां लोग ऑन कैमरा आके कह रहे हैं कि ये हम ही थे जो कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को वोट करिएगा, लेकिन ये हम ही है जो कह रहे हैं कि अब बीजेपी की सरकार को वोट कभी मत करिएगा। अब आ जाते हैं आपके मेन मसले के ऊपर, जो नारी शक्ति बंधन अधिनियम है, जिसे 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर आई थी। लगभग 30 महीने पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है 343A के अंदर। स्वयं ये एनडीए की सरकार ही क्लॉज ऐड करवाती है कि जब नई जाति जनगणना होगी, नया डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद हम आरक्षण करेंगे। अचानक से हमारे प्रधानमंत्री जी का हृदय परिवर्तन हो जाता है और ये देखना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि मोदी जी की नहीं सुन पा रहे हैं और अब वो आर्टिकल्स लिख रहे हैं, ऑल पार्टी मीटिंग की गुहार लगा रहे हैं और ऐसे समय एक विशेष सत्र लेकर आ रहे हैं शकील जी, क्योंकि राजनीति में जो पॉलिटिकल टाइमिंग होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। 5 राज्यों के अंदर चुनाव चल रहे हैं। मैडम, मैं थोड़ा सा यहाँ थोड़ा सा बुरा मत मानिएगा, थोड़ा सा टोक रहा हूँ। आपने मुझे बोला कि आप कर्नाटक और हिमाचल की बात करेंगे तो दूसरी बात हो जाएगी। अभी आप उत्तर प्रदेश और मोदी जी की बात कर रहे हैं, मैं भी आपसे मध्य प्रदेश के संदर्भ में ही ये सवाल कर रहा हूं, तो अपन मध्य प्रदेश पे रहें। चलिए आगे बढ़िए शकील जी, जो नारी अधिनियम वाला बिल है, क्योंकि ये तो पूरे देश में लागू होगा, जब पूरे देश में लागू होगा तो फिर हमें तो देश की चर्चा करनी ही पड़ेगी। और जो सेंट्रल मार्केट की हमने बात करी थी वो बुलडोजर के उस संदर्भ में करी थी, क्योंकि बुलडोजर सरकार उत्तर प्रदेश में ज्यादा है। एनीवेज, तो क्योंकि 5 राज्यों के अंदर जो अंतिम चरण है वो 29 अप्रैल को खत्म होगा, विपक्ष ने लगभग 3 चिट्ठियां जो है वो केंद्र सरकार को लिखकर ये गुजारिश करी है कि जो विशेष सत्र आप बुलाना चाहते हैं उसे 29 अप्रैल के बाद बुलाइए, एक ऑल पार्टी मीटिंग करिए, इस बिल के ऊपर डिस्कशन करिए और फिर इस बिल को अमल में लेकर आइए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यह स्पष्ट करना चाहिए कि जो पहले नई जनगणना के बाद नया डिलिमिटेशन कराना चाहती थी, वो अब ये आर्ग्यूमेंट दे रही है कि पुरानी जनगणना के ऊपर डिलिमिटेशन होगा। तो आप ये बता दीजिए, अभी एसआईआर हुआ, बहुत सारे नाम जो हैं वो विभिन्न राज्यों से कटे हैं। जनगणना 2011 में अंतिम बार हुई थी। 16 साल के अंदर जो डेमोग्राफिक चेंजेस हैं वो राज्यों के अंदर आना बहुत स्वाभाविक है। तो ऐसे में जो आप परसीमन करेंगे और उसके आधार पर आरक्षण देंगे तो क्या ये सामाजिक न्याय होगा? आप कैसे निर्धारित करेंगे कि डॉक्टर शिल्पी मैम, मैं आपको यहाँ थोड़ा सा रोकूंगा। आप बिल्कुल सही बोल रही हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी पूरे का पूरा बिल मसौदा सामने नहीं आया है। इसलिए ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि विपक्ष के तौर पर आप लोग ये विरोध कर रहे हैं कि 29 अप्रैल से पहले अगर इसे लागू किया जाता है तो इसके राजनीतिक लाभ उठाया जा सकता है। मैं थोड़ा सा हमारी भावना शुक्ला मैडम आपके पास आऊँगा। मैडम, आप बोलेंगे क्योंकि आप विपक्ष, आपको बोलना है और आप बोलेंगे, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। भावना शुक्ला मैडम हमारी वरिष्ठ पत्रकार है, एक बार फिर से आपका वंदन है मैम। मैम, जो देखा जा रहा है तमाम
यानी चीज़ों में, इन बातों में जो देखा जा रहा है और जो विज्ञापनों में और जो बातें की जा रही है उनमें देखा जा रहा है कि माँ दुर्गा, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी के प्रतीकों का इस्तेमाल करना, क्या पत्रकार के तौर पे, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर आपको ऐसा लगता है कि असल समस्याओं जैसे कुपोषण, बेरोजगारी, महिला अपराध से ध्यान भटकाने का एक तरीका है क्या? भावना शुक्ला मैडम। देखिए, सब यहाँ हमको बिल्कुल नजर आ जाता है, जैसे कि आपने बात की शुरुआत करी थी कि एनसीआरबी के डेटा से आपने बात कही थी, और क्राइम अगेंस्ट वुमेन, महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हैं, तो उसमें दिनों दिन बढ़ोतरी होती जा रही है। तो आप कितनी भी बातें कहें, सशक्तिकरण की कहे, प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की कहे, लेकिन हकीकत में समाज में एक और हम दूसरी बात ये भी कहते हैं, आखिरी तबके तक हमको हर चीज का लाभ पहुंचाना है, वो कोई भी पार्टी रही हो। इतने सालों में अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो पिछले 18 साल से ज्यादा भाजपा की सरकार रही है, उससे पहले कांग्रेस की सरकार रही थी, और महिलाओं के खिलाफ अपराध हुए हैं और सीरियस तरह के क्राइम भी हुए हैं। लेकिन अगर ये तर्क भी दिया जाता है कि अपराध पहले भी होते थे और अब हो रहे हैं, तो फिर जनता ने बदलाव क्यों किया है? मध्य प्रदेश 2023 पिछले 1-2 साल की भी बात करते हैं तो महिलाओं के खिलाफ सीरियस नेचर के क्राइम में टॉप 5 स्टेट्स में आया है। तो ये बहुत दुख की बात है, और इसमें हम किसी पार्टी की बात नहीं है, एक जो बदलाव है, सामाजिक बदलाव ही जरूरी है, क्योंकि शीट्स पे बैठ जाने से फर्क तो पड़ता है, कानून बन जाने से भी फर्क पड़ता है, लेकिन उसका लाभ नीचे तक की परिस्थितियों में बदलाव आएगा या नहीं आएगा, ये बात आती है। दूसरी जो हम बात कर रहे हैं, अभी जो अधिनियम की बात कर रहे हैं, जो संशोधन की बात कर रहे हैं, 2023 में जो नारी शक्ति बंधन, जो कि डिबेट का मुख्य मुद्दा भी है, जी जी जी, तो उसमें कई टेक्निकलिटीज है और उसको भी समझना होगा, क्योंकि पहले परिसीमन की बात कही गई थी और अभी संशोधन किस तरह का है, क्या है ये संशोधन? ये संशोधन 2023 को जो बिल पास हुआ था, नारी शक्ति वंदना का जो बिल, अधिनियम जो पास हुआ था, उसमें बदलाव है। और किस तरह का बदलाव है? जो सेंसस, मतलब कि जो जनसंख्या के आंकड़े अभी ताजा आने थे, उसके आधार पे परिसीमन होना था, और परिसीमन मतलब कि हमारी विधानसभा या लोकसभा की जो सीमाएं तय करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी की, उसमें बदलाव आना था। लेकिन नए के बदले ये पुराने ही डेटा लिए जाएंगे 2011 के। तो ये तकनीकी रूप से कितना कारगर साबित होगा, इस पर मंथन टेक्निकल रूप से ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पर्पस सॉल्व होगा या नहीं होगा, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। बिल्कुल सही बोल रही हैं आप भावना मैम। हम भी इस बात को मानते हैं कि जिस तरह की बातें आ रही थी उसमें लोकसभा की सीटों की संख्या भी बढ़नी थी, प्रदेश स्तर पर जितने भी अलग अलग प्रदेश हैं सब जगह प्रदेश स्तर पे भी आपकी विधानसभा की सीटों की संख्या बढ़नी थी, बहुत सारी बातें थी। तो इसलिए ये कहना कि अभी इसके मसौदे के बारे में कुछ कहना, और ये बात भी बिल्कुल सही है कि हम इसको बड़ी अच्छी भावना से भी ला रहे होंगे, तो भी ऐसा तो लगता है विपक्ष या दूसरे लोगों को या दूसरे जो विशेषज्ञ लोग हैं उनको ये लगता है कि शायद इससे हमको राजनीतिक फायदा होगा, और राजनीतिक फायदा होता है। हम लोगों ने देखा है जैसे लाडली बहना योजना का बहुत जबरदस्त फायदा हुआ मतदान में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को, और एक ऐसी सरकार जो छत्तीसगढ़ में चल रही थी, यहां भी महतारी वंदन योजना का जो 1000 रुपये दिए जाते हैं, इसका बहुत फायदा मिला भारतीय जनता पार्टी को। और अभी भी इन 3 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं 9 अप्रैल में, हम उसमें केरल ले लें, पुंडीचेरी ले लें या आपका आसाम ले लें, यहाँ तमाम जगहों पर नारी के जो मतदान प्रतिशत है महिला वोटों का, वो पुरुषों से ज़्यादा है। तो आने वाले दिनों में जो भी स्क्रिप्ट लिखी जाएगी वो नारी शक्ति लिखेगी, वैसे एक बड़ी अच्छी बात है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, हमारी प्रवक्ता बीजेपी के हमारी प्रवक्ता हैं डॉक्टर रश्मि अग्रवाल मैम, ये जो लाडली बहना योजना से आप 1500 रुपये दे रहे हैं, पहले 1250 थे जहां तक मुझे याद है, लेकिन क्या हम उन महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रहे हैं या आश्रित बना रहे हैं? उन्हें रोजगार के अवसर या उद्योग लगाने के संसाधन क्यों नहीं दिए जा रहे हैं, ये पूछना है मुझे। लाडली बहना योजना बहुत ही अनुकरणीय योजना है,
और इससे लगभग 1.25 करोड़ से ज्यादा बहनें लाभार्थी मध्य प्रदेश में हैं। इसके अलावा ये आश्रित नहीं बना रहा है। जब हमारे हाथ में कुछ पैसा, जो बहनें साक्षर नहीं है, जो बहनें बहुत कुछ करने में सक्षम नहीं है, अगर हमारी सरकार उन्हें कुछ पैसा 1500 रुपए महीना उनके गुजर बसर के लिए, उनके पर्सनल खर्च के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए उपलब्ध करवा रही है, वो पैसा जब वो उपयोग करती है स्वयं पे, तो वो अपने आप ही कमाने की और पैसा अपने घर में लाने की ओर खुद दिमाग लगाती है कि हमें और पैसा कमाना चाहिए। 1500 रुपए अगर हमारे पास आए हैं तो हमने अपने पर्सनल यूज में उसका इतना खर्च कर लिया। अगर मैं स्वयं कमाने लगूंगी, मैं स्वयं सक्षम हो जाऊंगी, मेरा कोई उद्योग होगा या मेरी कोई नौकरी होगी, तो मैं कितना अपना और अपने बच्चों का खर्च स्वयं वहन कर सकती हूँ। ये एक मोटिवेशनल योजना है, न कि किसी को आश्रित करने की। और रश्मि मैडम, हम जिन राज्यों को रिप्रेजेंट करते हैं, रश्मि मैडम थोड़ा सा टोक रहा हूं, आपको माफ कीजिएगा, हम जिन राज्यों को रिप्रेजेंट करते हैं, शहरी क्षेत्र में तो चलिए हम थोड़ी सी इस बात को आपकी मान लेते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जब महिलाएं जैसे ही आप पैसे डालते हैं, 1500 रुपये लेके आती है, बहुत सारे पति या घर के लोग वो 1500 रुपये उनसे ले लेते हैं, 1000 रुपये उनसे ले लेते हैं और इसका बेजा इस्तेमाल करते हैं। इस बात से आप सहमत हैं या असहमत हैं? ऐसी अभी तक तो किसी बहन की तरफ से मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई शिकायत दर्ज की गई है या किसी बहन ने ये कहा हो सरकार से कि हमें पैसा मत दीजिए क्योंकि हमारे घर वाले ले लेते हैं। ये ऐसा कहीं भी कोई अपवाद स्वरूप भी सुनने में नहीं आया है। अगर किसी घर में ऐसा होता भी है तो उस बहन को बकायदा इस बात की कंप्लेंट कहीं ना कहीं दर्ज करवाना चाहिए। पैसा देने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको आर्थिक रूप से सशक्त कर रहे हैं, आपसे आपका अधिकार अगर कोई छुड़ाता है तो आपको इतना समर्थ भी बना रहे हैं कि आप उसका जाकर के शिकायत करिए कि मेरे साथ ऐसा किया जा रहा है। क्योंकि कई महिलाएं घरों में अत्याचार सालों साल सहती रहती है, लेकिन उनमें ये हिम्मत नहीं आती कि हम जाकर इसके खिलाफ कोई कठोर कदम उठाए। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को इन्हीं सब चीजों के लिए सशक्त कर रही है और हमारी जो सारी नीति योजनाएं हैं वो सभी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए है, महिलाओं को उनका अधिकार दिलाने के लिए है। बहुत अच्छे मैडम, बहुत अच्छे। हमारे साथ हैं डॉक्टर शिम्पी अग्रवाल, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। महिला सुरक्षा के मुद्दे पर शिम्पी मैम, आपकी पार्टी ऐसा लगता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, क्या कांग्रेस ने ब्लॉक स्तर पर कोई ऐसी हेल्पलाइन या सामाजिक ढांचा तैयार किया है जो पीड़ित महिलाओं को कानूनी मदद कर सके या उनकी हिफाजत की, उनकी सुरक्षा की बात कर सके? और जैसा कि मैं बोल रहा था तो उसमें हमारी रश्मि मैम ने बोला कि उन्होंने ऐसी कोई शिकायत नहीं की है। मीडिया में ऐसी शिकायत आती है, कभी कभार आती है, ऐसा मैं क्योंकि मीडिया में हूँ इसलिए बता सकता हूँ। क्या कोई ऐसा कोई कानूनी सामाजिक ढांचा आप बना रही हैं जो पीड़ित महिलाओं की कानूनी मदद कर सके? देखिए, निश्चित तौर पर जो कांग्रेस पार्टी है उसका अपना एक लीगल सेल भी रहता है और साथ ही जितनी भी हमारी महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष हैं वो अपने अपने व्यक्तिगत स्तर पर हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी करती है, जहां पर जो क्षेत्रीय बहनें हैं यदि किसी भी रूप से प्रताड़ित होती हैं और उन तक वो शिकायतें आती हैं तो उसके लेकर वो आवाज भी उठाती हैं, कोतवाली तक भी जाती हैं, ज्ञापन भी देती हैं और बहनों को न्याय प्रदान करवाने का हर संभव प्रयास करती भी है। और प्रदेश स्तर पर भी हम निरंतर महिलाओं के सभी मुद्दों को लेकर रहते हैं सजग। आपने देखा था जब अभी रायसेन में एक बच्ची के साथ में बलात्कार की घटना आई थी तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था कि 3 दिन तक वहां पर भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि जो स्थानीय विधायक थे वो तो पहुंचते नहीं है, लेकिन चाहे हमारी महिला कांग्रेस की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रही हो, हमारी जिला अध्यक्ष हो या फिर वहां की जो बहनें हो, वो सब वहां पर मुस्तैदी से लगी हुई थी और वो लग रही थी कि जो भी पीड़ित बच्ची है उसको न्याय मिलना चाहिए। हालांकि हमारे लिए महिलाओं के साथ जो शोषण या अत्याचार होता है वो राजनीति का मुद्दा बिल्कुल भी नहीं होता है, ये निश्चित तौर पर एक सामाजिक मुद्दा है और हम चाहते हैं कि सरकार चाहे भाजपा की हो या कांग्रेस की हो, महिलाओं और बच्चियों के साथ में इस तरह के शोषण के मामले नहीं आने चाहिए।
आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्वयं विधानसभा में ये आंकड़े दिए थे कि 18 बच्चियों या महिलाओं के साथ प्रतिदिन मध्य प्रदेश के अंदर बलात्कार जैसी घटनाएं होती हैं। साथ ही अगर हम 5-6 साल में देखेंगे तो लगभग 50,000 महिलाएं जो है वो अभी भी मध्य प्रदेश की पुलिस के द्वारा रिकवर नहीं कर पाई गई हैं। तो ऐसे में विपक्ष के लिए ये मुद्दा उठाना बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि जिन परिवारों ने अपनी बच्चियों को या महिलाओं को खो दिया है, उनकी घर वापसी होनी चाहिए। ये हमारा ध्येय भी होना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का लक्ष्य भी होना चाहिए। और साथ ही जो आपने लाडली बहना योजना की बात करी है, तो देखिए, कांग्रेस पार्टी किसी भी योजना का विरोध नहीं करती है, क्योंकि ब्रेन चाइल्ड तो ये आदरणीय कमलनाथ जी का ही था, जो नारी सम्मान योजना लेकर आना चाहते थे, और उसी को कॉपी पेस्ट कर कर शिवराज सिंह चौहान जी लाडली लक्ष्मी योजना लेकर आ गए। लेकिन बात यह है कि जब आप एक तरफ लखपति दीदी लेके आते हैं, एक तरफ आप लाडली बहना योजना लेकर आते हैं, तो फिर आप श्रम भागीदारी के आंकड़े भी देखिए, जो मध्य प्रदेश में मात्र 40% है, और इस 40% में भी जो अर्बन एरियाज है वहां महिलाओं की भागीदारी सिर्फ 20% है, और जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर 80% है। और ये भाजपा ने स्वावलंबी नहीं बनाई है, क्योंकि ये एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ी हुई महिलाएं हैं, इसलिए इनकी श्रम भागीदारी ज्यादा है। और यदि लखपति दीदियां मध्य प्रदेश के अंदर इतनी बन रही थी, तो फिर आपको लाडली लक्ष्मी योजना या लाडली बहना योजना की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तो आप उनके एम्प्लॉयमेंट पे काम नहीं कर पा रहे हैं, आप उनकी सिक्योरिटी पर काम नहीं कर पा रहे हैं, आपने सिर्फ उन्हें योजनाओं के अधीन कर दिया है, और उसी के चलते आप अपनी विफलताओं को छुपाने का प्रयास करते हैं, जो बहुत ही निंदनीय है। जी मैम, जी मैम। हमारे साथ डॉक्टर भावना शुक्ला मैडम है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और पत्रकारिता से जुड़ा एक सवाल जो बार बार दिमाग में कौंधता है मैम, वो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मुख्य धारा का मीडिया, मेरे इशारे को शायद आप समझ गई होंगी, मुख्य धारा का मीडिया महिला सशक्तिकरण के नाम पर केवल कामयाब महिलाओं की कहानियां दिखाता है, लेकिन क्या हम उन करोड़ों गुमनाम महिलाओं की आवाज बन पा रहे हैं जो आज, अगर लाखों में बोले तो जो आज लाखों में बुनियादी अधिकारों के लिए मध्य प्रदेश में संघर्ष कर रही हैं? आपने बहुत अच्छी बात उठाई है, और ये सिर्फ मीडिया की नहीं, क्योंकि जब भी बात आती है समाज के एक बड़े तबके की हो या छोटे तबके की हो, तो उसमें पूरा समाज के कॉम्प्रिहेंसिव एफर्ट की बात करते हैं। कानून बन जाते हैं, अच्छी बात है, बनना भी चाहिए। आप कहा भी जा सकता है कि दहेज प्रथा का कानून बना तो क्या दहेज मांगना बंद हो गया है? बंद नहीं हुआ है, आज भी जारी है। उस तरह के मामले दर्ज होते हैं, कहीं लाइट में आ पाते हैं, कुछ नहीं आ पाते हैं, कहीं सहन करना पड़ता है, एक निर्वासित कर दिया जाता है। तो जो शोषण का स्तर है वो तो है, लेकिन कानून बनने से जागरूकता आती है। अब उसको कितना सार्थक करना है, उस समाज पर और मीडिया, जो कि एक बहुत बड़ा घटक है, बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले कर भी रहा है और करना भी चाहिए। मसलन हम अगर, ये मीडिया ही है जिसने कई बार मामले उठाए हैं, जैसे आप कठुआ के रेप का मामले की बात करते हैं, उन्नाव गांव की बात करते हैं, बंगाल के आरजी कर में जो हुआ वहां की बात करते हैं। बिल्कुल सही। कहीं भी सरकार हो, किसी की भी पार्टी की सरकार हो, महिलाओं के खिलाफ अपराध हुए हैं, और उन अपराधों में कई बार ढील पोल भी की गई है मामले को दर्ज करने में, या फिर परिवार जो है वो परेशान हुआ है। लेकिन मीडिया ने इस मुस्तैदी से मामला उठाया है। कई सालों पहले की बात है, जो शायद पंजाब में कहीं बार में हुआ था, जेसिका लाल हत्याकांड। तो मीडिया ने उस बात को बहुत पुरजोर उठाया गया था। गुरुग्राम में हुआ था, लोगों के खिलाफ, गुरुग्राम में, हाँ, गुरुग्राम में हुआ था। इन्फ्लुएंशियल लोगों के खिलाफ उस पर एक्शन भी हुआ था। तो उसके बावजूद भी अभी भी हमें क्या होता है कि एक महिला अपनी खिलाफ जो अन्याय हो रहा है उसको दर्ज कराने में झिझकती है, क्योंकि ये पारिवारिक समाज में क्या है, परिवार में होता है, परिवार की बात बाहर कैसे जाए। तो यहाँ पे बैलेंस बनाना भी जरूरी हो जाता है। जब महिला थाने की स्थिति आप लोग जाकर देखिए, गुड गवर्नेंस के नाम पर बहुत कुछ करना अभी बाकी है, भले सरकार किसी की भी रही हो। सबसे बड़ी बात तो वहां सुरक्षा का माहौल महिलाओं को महसूस होना चाहिए मैडम, जो हम भी देखते हैं मीडिया में। आप क्या लगती है? आरोपी को सम्मन जारी नहीं होते हैं, मुश्किल से केस डायरी पहुंच पाती है अदालत तक, तो कोर्ट की तारीखें इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि लड़ने वाला जो आरोपी है उससे ज्यादा सजा भुगतता है कई बार। तो ये जो प्रक्रियागत जो कॉम्प्लिकेशंस हैं
और महिलाओं को वैधानिक रूप से अवेयर कराने की जिम्मेदारी मुझे लगता है राजनीतिक दलों की, उनके संगठनों की भी महती होती है। वो एक जागरूकता बनाए और लीगल हेल्प प्रोवाइड कराए, तभी सही मामले में जो हम कहेंगे कि हम नारी की वंदना भी करते हैं, सशक्त भी होंगी। कानून बनना अच्छी बात है, उससे जागरूकता भी आती है और समाज का नजरिया भी बदलता है कि अगर उसके साथ गलत हो रहा है तो अपराधी को एक अलग नजरिए से देखा जाता है। तो और उस कानून का बनने का कोई भी विरोध नहीं करेगा, कोई भी दल उसको विरोध नहीं कर सकता है। पंचायत राज के समय दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी, जब मध्य प्रदेश में लागू हुआ था 1992 में, उनसे 2003 तक उनकी थी। उस समय 33% महिलाओं को आरक्षण था। शिवराज जी की सरकार आई, उन्होंने उस आरक्षण की सीमा बढ़ाई। तो सभी पार्टियां उसमें आगे बढ़ रही है, कोई शक नहीं है, पर जमीनी स्थिति पे बहुत कुछ करना अभी बाकी है। जी मैडम, जी मैडम। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं डॉक्टर रश्मि अग्रवाल मैम। मैम, आपसे ये सवाल है कि सरकार में महिलाओं की भागीदारी तो दिखती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्या निर्णय लेने वाली मुख्य कुर्सियों पर महिलाएं की संख्या बढ़ी है या वे केवल शो पीस है, चेहरा मात्र है? ऐसा लगता है, क्या लगता है? निश्चित ही आपने बहुत अच्छा सवाल किया है मुझसे। महिलाओं की स्थिति अब पहले जैसी नहीं रही। भाजपा ने आकर महिलाओं को एक डमी कैंडिडेट से हटाकर एक जीवंत मूर्ति के रूप में तराशा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हमारी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, क्योंकि राष्ट्रपति से बड़ा पद और कोई भी नहीं होता है। निर्णय की स्थिति में आप देखते हैं बहुत सारे निगम मंडलों में महिलाओं को स्थान दिया जाता है, अध्यक्ष पद दिया जाता है, विधानसभा का टिकट, लोकसभा का टिकट, और मध्य प्रदेश में मेरे ख्याल से 25% महिलाएं जो है महापौर है, जो एक बहुत महत्वपूर्ण पद है पार्टी का। उसके अलावा जहां भी महिलाओं को पद दिए जाते हैं, भले ही वो पार्टी में हो, लेकिन हम स्वयं इस बात का साक्षात उदाहरण है कि हमारे विचार भी सुने जाते हैं, समय समय पर हमसे सलाह भी मांगी जाती है और उनका बराबर क्रियान्वयन भी किया जाता है। शिम्पी जी की बात का मैं जवाब देती हूँ। शिम्पी जी ने कहा कि आपको इतनी सारी योजनाएं बहनों के लिए लाने की जरूरत क्या थी, क्या आप असफल थे? बिल्कुल भी नहीं थे। जैसे जैसे हमारी योजनाएं सफल होती गई, वैसे वैसे पार्टी ने बहनों के लिए और चहुमुखी विकास करने के लिए लखपति दीदी योजना बनाई, जिसमें स्व सहायता समूह के अंतर्गत 12 करोड़ से ज्यादा बहनें लाभार्थी हुई हैं। और सभी की इच्छा रहती है, क्योंकि लखपति दीदी को पैसा दिया नहीं जाता है, उन्हें उद्योग दिया जाता है, वो अपने उत्पाद बनाती है, जिसके लिए समय समय पर सरकार द्वारा प्रदर्शनी आयोजित की जाती है, मेले आयोजित किए जाते हैं और बहुत नॉमिनल चार्जेस पे उनको स्टॉल दिए जाते हैं। सरकार के पास भी उनके उत्पाद डायरेक्ट खरीदे जाते हैं, जिसका भुगतान उन्हें किया जाता है। लखपति दीदी योजना के अंतर्गत सरकार की योजना है कि हर बहन की कम से कम 10,000 रुपए प्रति माह आय होनी चाहिए स्वयं की, या 1 लाख रुपए प्रति वर्ष। लाडली लक्ष्मी योजना लागू करने का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि जो कन्या भ्रूण हत्या थी, उसके स्तर में आप सभी देख रहे होंगे कितनी गिरावट हुई है, क्योंकि लाडली लक्ष्मी योजना जो है बच्ची के पैदा होते ही शुरू हो जाती है और 21 साल तक जाते जाते उस बच्ची को 1,43,000 रुपए का भुगतान किया जाता है। कक्षा 6वीं में, 9वीं में, 11वीं में, 12वीं में। रश्मि मैडम, मैं थोड़ा सा एक प्रश्न इसमें जो उप प्रश्न है, अगर हम लोग इतना ज्यादा काम कर रहे हैं महिलाओं के लिए, तो ये जो भाई अगर बच्चियां पहले कन्या भ्रूण हत्या हो जाती थी, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, और खास तौर पे उत्तर भारत में थोड़ा ज्यादा था, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आज भी राष्ट्रीय आंकड़े ये बताते हैं कि 1,000 पुरुष पे मात्र 943 महिलाएं हैं। अगर भाई महिलाओं को हम बड़ा वो दे रहे हैं, मैं तो पूरे एक बड़े रेंज में पूछ रहा हूं, ऐसा मत समझिए कि अकेले आपके यहां पूछ रहा हूं, तो ऐसा इसमें बहुत सारी विसंगतियां हैं मैडम। चलिए मैं आगे आपसे फिर आऊंगा, बड़ी अच्छी बात कही है आपने। लेकिन ये आंकड़े 2014 के बाद कितने बदले हैं ये भी देखिएगा, और 2014 से पहले कांग्रेस सरकार के समय भ्रूण हत्या किस चरम पर थी, और जो भ्रूण लिंग अनुपात है वो किस कदर था, ये आपको भी पता है और सारे भारतवर्ष को पता है। हाँ मैडम, थैंक यू, बहुत अच्छी बात।
कांग्रेस महिला सशक्तिकरण की बात करती है, बिल्कुल मैडम शिम्पी मैम, लेकिन संगठन के शीर्ष पदों पर, माफ कीजिएगा, महिलाओं की मौजूदगी मध्य प्रदेश में न के बराबर है। वहां नारी शक्ति की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है क्या? आदरणीय शकील जी, पहली बात तो हमें भारतीय जनता पार्टी का ये कमेंट हमेशा से ऑब्जेक्शनेबल लगता है कि क्योंकि वो योजना लेकर आए इसलिए जो कन्या भ्रूण हत्या है उसके मामले गिरे। देखिए, जितनी भी विसंगतियां हमारे समाज में होती हैं वो किसी योजना की वजह से कम नहीं होती हैं, बल्कि वो जन जागरूकता और शिक्षा की वजह से होती हैं। तो हमें लगता है कि योजनाओं से ज्यादा आवश्यक है कि जो हमारा समाज है उसको शिक्षित बनाया जाए। दूसरी बात जो आपने कही है कि क्या कांग्रेस के अंदर महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता नहीं दिखती है, तो शकील जी, यदि शीर्ष नेतृत्व से शुरुआत करूं तो कांग्रेस ने हमेशा ही महिला सशक्तिकरण के सिद्धांतों पर सिर्फ बात नहीं करी, उसे चरितार्थ भी किया है। और इंदिरा गांधी जी हो या फिर सोनिया गांधी जी हो, ये अपने आप में इसका एक सशक्त उदाहरण है, जिन्हें हम नारी शक्ति का ध्वजवाहक भी मानते हैं। और जहां तक मध्य प्रदेश की बात है तो हमारी अपनी महिला कांग्रेस की भी अध्यक्ष है, जो पंचायती राज का हमारा संगठन है, उसकी जो प्रदेश अध्यक्ष है, जो पुरुषों का नेतृत्व कर रही है, वो भी एक महिला है। और जब कमलनाथ जी की सरकार थी तो कैबिनेट के अंदर भी हमने महिलाओं को बहुत ही उचित भागीदारी दी थी। अभी जो हमारी यूथ कांग्रेस की राष्ट्रीय घोषित हुई थी उसमें से भी मध्य प्रदेश में लगभग 2 से 3 महिलाएं राष्ट्रीय कार्यकारिणी का हिस्सा बनी है। और जो हमने संगठन सृजन अभियान मध्य प्रदेश में चलाया उसमें हमने जिला अध्यक्षों में भी महिलाओं को एक सशक्त भागीदारी देने का संभव प्रयास किया। और एक बात जो आदरणीय भावना जी ने कही है उसको जरूर आगे बढ़ाना चाहती हूँ, जिससे बिल्कुल सहमत हूँ। देखिए, पॉक्सो एक्ट का प्रावधान जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर आई थी, लेकिन अगर बीजेपी की या मध्य प्रदेश की बात करूं तो 97 के बाद मध्य प्रदेश में एक भी फांसी की सजा हुई नहीं है। तो आप कानून लेकर आते हैं, लेकिन वो जब तक धरातल पर उतरकर नहीं आता है और आरोपियों के ऊपर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होती है तो कानून ला देने भर से कुछ नहीं हो जाता है। लगभग 63 हमारे पास जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं उसमें से 53 स्पेशल पॉक्सो एक्ट कोर्ट्स हैं, जिसमें 5000 मसले तो जो हैं वो लंबित पड़े होंगे। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में भी 4 से 5000 मसले हैं जो महिलाओं को लेकर लंबित पड़े होंगे। और जो दहेज प्रताड़ना के मसले हैं या फिर जो महिलाओं के घरेलू डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं वो भी निरंतर बढ़ते चले जा रहे हैं। शिवराज सिंह सरकार में भी बढ़े और मोहन यादव जी की सरकार भी उस पर कुछ खास कर नहीं पा रही है। तो बातें करना अच्छा है, योजनाएं लाना अच्छा है, लेकिन वो धरातल पर भी दिखनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर शिम्पी मैम। भावना शुक्ला मैडम, आप तीनों से बात करके बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा कि वक्त थोड़ा सा कम पड़ गया। हमारा ये जो डिबेट है, सेंट्रल डिबेट, सिर्फ आधा घंटे का नहीं होना था। और मेरे अपने ख्यालात में मैं ये मानता हूँ कि उतारी चूड़ियाँ, थामी बंदूक, जिगर का खून जला डाला, ये वो ताकत है जिसने आज दुनिया को झुका डाला। सिर्फ एक आखिरी सवाल भावना मैम से मैं करना चाहता हूँ। भावना मैम, एक बड़ा अच्छा तर्क आया कि लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, लखपति दीदी योजना, क्या ऐसा लगता है कि राष्ट्र स्तर पर इन योजनाओं के लागू होने से कन्या भ्रूण हत्या के आंकड़ों में कमी आई है? सामाजिक बदलाव किसी एक चीज से नहीं आता है। इसके लिए 360 डिग्री कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच की जो बात होती है, और ये सभी रूप से आते हैं। योजना भी उसके लिए रहती है। जागरूकता सबसे बड़ी बात होती है। जागरूकता के तरीके अलग होते हैं। आप यही तो देखेंगे, आप साक्षरता की दर देखिए। जहां केरल में साक्षरता की दर अच्छी थी, महिलाओं के खिलाफ अपराध या इस तरह के अपराध कम से पहले, तो सीधा सीधा ताल्लुक रहता है कि कितनी ज्यादा जागरूकता है, साक्षरता है। योजनाएं भी उसका एक हिस्सा है, लेकिन समाज एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। सोशल मीडिया ने उसके अपने नुकसान है, फायदे हैं, लेकिन अवेयरनेस बढ़ाई है। मैं कहती हूँ महिलाओं में क्रांति सबसे ज्यादा जब 2 व्हीलर वो खुद चलाने शुरू कर देती है और ऐसी गाड़ियां बनाई गई है कि महिलाओं के लिए वो बड़ा इजी है, उसमें गियर नहीं डालना पड़ता, किक नहीं, तो वो भी अपने आप में एक रिवॉल्यूशन का छोटा सा हिस्सा है। लेकिन बदलाव तो आता है, तो बदलाव धीरे धीरे आते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मुझे इस बात का ज़रूर एहसास है कि मैं आप लोगों को बड़ा ज़्यादा वक्त नहीं दे पाया। डॉक्टर भावना शुक्ला मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर रश्मि अग्रवाल मैम,
भाजपा की हमारी प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े अच्छे से आपने सरकार का पक्ष रखा, कोशिश की कि रचनात्मक पक्ष रखें। डॉक्टर शिल्पी अग्रवाल मैडम, विपक्ष के तौर पे भी आपकी भी भूमिका बड़ी सराहनीय लगी। आप सभी का एक बार बहुत बहुत फिर से हृदय से आभार। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में फिर शकील साजिद के साथ आपको मौका मिलेगा। नमस्कार।